नमस्कार। अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तराखंड, गुजरात और असम में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए जनता से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। सरकार ने सुझाव जुटाने के लिए एक समिति का गठन किया है जो विभिन्न वर्गों और समुदायों से राय ले रही है। राज्य सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च कर आमजन से सुझाव देने की अपील भी की है। सरकार का दावा है कि सभी वर्गों की भागीदारी के बाद यूसीसी का मसौदा तैयार किया जाएगा। लेकिन यूसीसी लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस और आदिवासी नेतृत्व इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यूसीसी के मसौदे, उसके स्वरूप और विभिन्न समुदायों पर संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को पहले विस्तृत ड्राफ्ट सार्वजनिक करना चाहिए और सभी पक्षों से व्यापक चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूसीसी से आदिवासी समाज की पारंपरिक पहचान और संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने इसे आदिवासी हितों के खिलाफ बताया है, जबकि यूसीसी को लेकर भाजपा इसे सामाजिक समानता और महिला अधिकारों से जोड़कर पेश कर रही है। भाजपा का मानना है कि प्रदेश में भी यूसीसी लागू कर नागरिकों को एक समान कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का तर्क है कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की बजाय एक समान व्यवस्था से न्यायिक प्रक्रिया अधिक सरल होगी। बहरहाल अब मध्य प्रदेश में यूसीसी का मुद्दा केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। आगामी चुनावी समीकरणों और सामाजिक समूहों पर इसके प्रभाव को देखते हुए यह विषय प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। विस्तार से इसी पर चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हो, ये अलग अलग धर्मों के होना इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना शोर मचाने की जरूरत क्या है? तो संविधान में व्यवस्था है, तो सर्वानुमति बनाइए। पहले सारे लोगों के, सारे धर्मों के, सारे लोगों के हिसाब से जो है बातचीत करिए। हर जगह, हर समाज में, हर उसमें परंपराएं अलग हैं, नियम अलग हैं। आदिवासियों की परंपराएं अलग हैं, तो उन पर ये आरोपित कर किए बिना आप सर्वानुमति से किसी निष्कर्ष पर, समाधान पर पहुंचिए और लागू करिए। इसमें क्या है? ये तो संविधान में प्रावधान है। इसमें कोई भाजपा कोई अनोखा काम थोड़ी कर रही है। चलिए, तो यूसीसी की तैयारी है, सुझाव प्रक्रिया जारी है। सुझाव की बात तो सरकार कर रही है, जैसा कि कांग्रेस कह रही थी कि सभी लोगों का एक सुझाव लिया जाना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को बिठाया जाना चाहिए। देखिए, समझना ये पड़ेगा कि यूसीसी लागू करने की जो बात हो रही है, यूसीसी के प्रावधान क्या हैं और जिन बातों का जिक्र किया गया है, उससे यदि एक जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो आदिवासी परंपरा है या आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे परेशानी हो सकती है। एक समान यदि व्यवस्था की बात हो रही है तो परेशानी किस लहजे से कही जा रही है, और यदि ऐसा कोई पॉइंट आता भी है तो उस पर भी मुझे लगता है एक सार्थक बहस और बातचीत हो सकती है। फिलहाल क्योंकि दूसरे स्टेट्स में इसको लागू किया गया है, उत्तराखंड में सबसे पहले किया गया था, तो मध्य प्रदेश में जो तैयारी है ये कितनी सफल होगी, चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सतेन जैन। सतेन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वतंत्र सिंह। स्वतंत्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं के एस शाइनी। के एस शाइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले स्वतंत्र जी आपसे करूंगी, और विपक्ष से इस चर्चा की शुरुआत आज इसलिए क्योंकि आपत्ति यहीं से आई है और ऐसा लगता है कि जो पर्टिकुलरली आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों को कहीं भी दूर हो सकता है। तो मुझे लगता है पहले वहां से क्लियरिटी आ जाए कि क्यों विपक्ष को ऐसा लगता है, तब इस चर्चा पर हम आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। स्वतंत्र जी, मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की जो तैयारी है, जो सुझाव प्रक्रिया जारी है, सुझाव की बात भी की जा रही है, क्यों विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राजनीतिक रूप से चीजें हो रही हैं, प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, या आदिवासी वर्ग का जो एक जिक्र किया गया है, क्यों ऐसा लगता है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मैम, आपने दो सवाल पूछे, पहला राजनीतिक और दूसरा आदिवासियों पर। मैं सिलसिलेवार तरीके से दोनों का जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार प्रशासनिक रूप से इतनी विफल हो चुकी है
इसके मिस गवर्नेंस और मिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो आज पैमाने हैं वो झंडे गाड़ रहे हैं। अपनी बेरोजगारी, पेपर लीक, कमर तोड़ महंगाई, किसानों की समस्या, इन सभी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट है। मैं आपके डिबेट को देख रहा था, जैसा कि भूपेंद्र गुप्ता जी ने बताया था कि भाई ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, लेकर के आए, इसमें क्या बुराई है, क्या हवाबाजी कर रहे हैं कि आज हमने समिति गठन कर दी है, आज हमने सुझाव मांगे हैं। भाई हवाबाजी क्या कर रहे हैं? भाई ड्राफ्ट लेकर के आइए, फिर हम कुछ कमेंट करें। अभी तो हमारे पास यूसीसी का कोई ड्राफ्ट है ही नहीं कि हम उस पर कमेंट करें। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो संवैधानिक व्यवस्था जो अनुच्छेद 44 में भारत की संविधान सभा ने ला करके दी है। हवाबाजी करने के बजाय इस पर एक समन्वय और संवाद के जरिए इस पर एक ड्राफ्ट लेकर के आए, ताकि उसके बाद हम कुछ कमेंट करने की स्थिति में हो। अदरवाइज मैं इसे हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा और अपनी प्रशासनिक विफलताओं पर डाइवर्ट एंड रूल की फिलॉसफी पर चलने से ज्यादा कुछ भी नहीं मानता। ठीक है स्वतंत्र जी, जी। ठीक है, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। सत्येंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, सत्येंद्र जी मेरी देखिए, आवाज आ रही है आप तक? हाँ आपकी आवाज पहुंच जी। रही है और मुझे ऐसा लगता है जो विपक्ष है उसे यूसीसी से परेशानी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि यूसीसी ऑलरेडी हमारे संविधान में दिया गया है, वो उसका एक पार्ट है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से एक उसको लागू करके और तमाम चीजें सामने रखने की जो बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि आप एक कहते हैं ना कि एक छोटा सा कुछ ऐसी तैयार करिए चीजें, ताकि उस पर ये कुछ आगे बात कर पाए कि ये सही होगा या गलत होगा, तब सबकी राय लेना भी शायद ठीक होगा। देखिए राखी जी, मुझे लगता है जो कांग्रेसी मित्र हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, इन सबको भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ का बारे में इनको कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है अगर राजनीतिक दल में है कोई व्यक्ति तो उनको अपने विपक्षी दलों की भी नीतियों का भी पता होना चाहिए। और अगर जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई तो 1951 से हमारा ये संकल्प रहा है कि हम भारत के अंदर यूसीसी लाएंगे। यूसीसी देखिए संविधान की चौथे भाग में आता है और अनुच्छेद 44 में आता है। अब 44 में आता है, ये पहले से तो संविधान में अगर मान लीजिए 55-56 साल कांग्रेस का शासन रहा तो कांग्रेस क्यों नहीं लेके आ पाई? और ये राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो हर स्टेट को करने का उसके अंदर प्रोविजन है। तो स्टेट जब आगे बढ़ता है तब केंद्र, और हमारी सरकार में चाहे वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिनको हम सेकंड आयरन मैन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, और जो भारत में 21वीं सदी के हम लोहे पुरुष कह सकते हैं उनको। ऐसे आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम पूरे भारत के अंदर यूसीसी की बात करते हैं, लेकिन ये राज्य का विषय है, राज्य के द्वारा आता है। अब चाहे वो गुजरात है या उत्तराखंड है और अब आसाम 3 में लागू हो चुका है और मध्य प्रदेश के अंदर भी ये प्रक्रिया चल रही है, उत्तर प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में भी ये कार्य चल रहा है। तो ये सारी संभावनाएं कि निर्मूल होती है जो एक कांग्रेसी और विपक्षी दल उठाते हैं कि जनजाति बंधुओं का, तो जनजाति बंधुओं के हितों का भी ध्यान रखा जाता है और सभी धर्म संप्रदाय के बंधुओं का भी और भगनियों का ध्यान रखा जाएगा। यूसीसी आएगा। जिस प्रकार से गुजरात में अगर देखें तो गुजरात में लगभग 12% से अधिक एसटी हैं और उत्तर हमारी अनुसूचित जनजाति है और ऐसे ही 12.5% आसाम में भी है। तो हमने वहां पर उनका भी ध्यान रखा है, उनके हितों का भी ध्यान रखा। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो हमारे जनजाति बंधु हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे, जो लगभग 21% के आसपास है, उन सबका 21-22% उन सबका ध्यान हम रखेंगे। और साथ ही साथ सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए। ये समय की मांग थी और लगता है बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करने का भी काम हम कर रहे हैं। समानता आएगी समाज में और न्याय मिलेगा। समान न्याय का जो सिद्धांत है बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण पालन होगा, अंगीकृत होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्री राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर जो पहले राष्ट्रपति हुए भारत के, उन्होंने भी इसकी मांग की थी। साथ ही साथ आचार्य कृपलानी जी, उन्होंने भी इसकी मांग की थी। आचार्य कृपलानी जी ने भी कहा था, और कृपलानी जी कोई भारतीय जनता पार्टी है उस समय जनसंघ के नेता नहीं थे, वह कांग्रेस पार्टी के नेता रहे और उन्होंने भी कहा कि समान नागरिक संहिता भारत के अंदर होना चाहिए। सभी व्यक्ति जो जितने भी नागरिक है भारत में एक ही संहिता से, एक ही कानून से बंधे होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग और मैं कहता हूं ना, देश को बांटने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, नेहरू जी के समय से चलती रही परंपरा, क्योंकि प्रशासन में रहे, वो प्रधानमंत्री रहे, इसलिए मैं नेहरू जी का नाम ले रहा हूं। और नेहरू जी ने तो हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, ये 4 जो हैं उनको इस नियम कानून से बांध दिया और ईसाइयों को और मुसलमानों को
कह दिया नहीं उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से जाएंगे। अरे भाई, अगर कोई भी कानून होता है जो उत्तराधिकार कानून है, संपत्ति का हस्तांतरण का कानून है, विवाह संबंध विच्छेद के कानून है, विवाह के कानून है, और उत्तरदायित्व जो बनता है, वो सारे कानून पे सभी के एक नियम होना चाहिए। तो आज हम ये बात कह रहे हैं, जिस प्रकार से 3 तलाक को हमने एरेडिकेट कर दिया, जो कि तलाक ए बिद्दत थी, एक बुराई थी, समाज, मुस्लिम समाज की एक बुराई को हमारी सरकार ने दूर किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो ये लोकसभा और सदन के अंदर लेकर के उसको ठीक है, गलत करने का काम किया, 3 तलाक को लीगलाइज कर दिया था, और राजीव गांधी जी ने किया। तो हमारी सरकार ये काम करती जा रही है, और डॉक्टर मोहन यादव जी भी, शुभंकर, हमारे जो ऐसे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री रहेंगे मध्य प्रदेश में, जो हिस्टोरिक डिसीजन लेंगे, जिन्होंने अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखाने जा रहे हैं, उस पर कमेटी बन गई है, और उस कमेटी में रंजना देसाई जी हैं, 6 सदस्यों की कमेटी है। उनको कह दिया गया कि 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दीजिए, और उस रिपोर्ट के अंदर भी ये पोर्टल भी बन गया है, सब अपने अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार आह्वान कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता से। ठीक है सत्येंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है, सुझाव है। ठीक है, देखिए सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव पे क्या हो सकता है, जो एक मसौदा बनकर तैयार होगा उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे काम होगा, ये विपक्ष तक जाएगा, विपक्ष का भी एक अपना पॉइंट होगा, मुझे लगता है तब चीजें आगे बढ़ेंगी। समान रूप से किसी को अधिकार देने का मुझे नहीं लगता किसी को ऐसी आपत्ति है, लेकिन हर स्टेट की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, वो कैसे काम करता है, वहां यदि वाकई किसी को लगता है कि किसी वर्ग के साथ गलत हो सकता है इसके बाद, तो मुझे लगता है उसके लिए भी भाई कानून है, आप बात रख सकते हैं, आप अपनी बातों को जब तक रखेंगे नहीं तब तक चीजें कैसे होंगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है। के शाइनी जी मुझे सुन पा रही हैं? जी जी राखी। मैम, मध्य प्रदेश में आप कैसे देख रही हैं यूसीसी की जो तैयारी मध्य प्रदेश के लिए हो रही है, जो मसौदा बनाने की बात की जा रही है, जो कमेटी बनाई गई है, और देखिए क्योंकि उत्तराखंड में सबसे पहले हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, कैसे आप इसको देखती हैं, कितना सफल होगा, कितनी जरूरत भी है वर्तमान की? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि यूसीसी, जैसे अभी हमारे दोनों प्रवक्ता ने बोला, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है। बस बात क्या आती है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम ये कहा गया था कि कुछ कम्युनिटी जो इसमें तैयार नहीं है, अभी मानसिक और जो आपके रिलीजियस तौर पे वो अभी तैयार नहीं है, तो समय लगेगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आज ये सही समय आ गया है कि हमारा देश तैयार है यूसीसी के लिए? क्या हम ये चेंज ला सकते हैं? तो इस पे ये डिबेट की बात है। और मुझे लगता है कि ये इसका एम क्या है, यूसीसी का एम है इक्वालिटी, जस्टिस और जेंडर न्यूट्रलिटी। ये तीनों चीज ऐसी है कि ये बिल्कुल आवश्यक है। हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, इस सेक्युलर कंट्री में हम अगर बोलेंगे कि कोई कंट्री जो सेक्युलर है वो किसी रिलीजियस लॉ से कैसे चल सकता है, या तो आप रिलीजियस लॉ से चलोगे या आप बोलोगे आप सेक्युलर हो, तो हम रिलीजियस लॉ से नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए ये यूसीसी लाना आवश्यक है। अब ये किस तरह से लेके आएंगे, इसमें चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनके काफी अलग कल्चर है, और हम अपने कल्चर्स को जो है, जो डाइवर्सिफाइड है इतना कल्चर, उसको भी प्रोटेक्ट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है। तो अब ये जो बात कह रहे हैं कि हम पोर्टल खोल दिया है, तो क्या लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? और पार्टिसिपेट करेंगे तो कितना अच्छे बात निकल के आएगी, और उससे कितना इम्प्लीमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल, इसमें सिर्फ सोशल इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। जब हम इसको पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं तो फिर समस्याएं आती है। अगर हम जेन्युइनली चाहते हैं कि इक्वालिटी, जस्टिस और जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आए, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई आपत्ति होगी। तो हम ये नहीं कि हिंदू इसमें जो हो रहा है वो सब पे लाद दें, या कोई दूसरे रिलीजन में हो रहा है वो सब पे लाद दें। हमें इसमें जो भी अच्छाई है, चाहे हिंदू रिलीजन से हो, चाहे ट्राइबल्स के कस्टम में कोई अच्छी इक्वालिटी वाली बात दिखती है, हमारे कई ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ पे आपको जेंडर न्यूट्रलिटी से इवन वुमेन को कई जगह आगे रखा गया है। वंश जो है वो वुमेन से चलता है, इवन इन नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के केसेस है। तो हम वहां से क्यों नहीं कुछ चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हमारे यूसीसी में? यूसीसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग है या हिंदू कस्टम है उसको हम सब पे थोप दें। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए यूसीसी को ड्राफ्ट करना चाहिए, और जितने हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास है उनको अपने ओपिनियन देना चाहिए, और इसको एक बेहतर सोसाइटी बनाने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और बात वही है मैम कि जो कमेटी बनाई गई है, आप किस तरह से चीजों को रखेंगे, यही विपक्ष भी कह रहा है कि आप पॉइंट्स कैसे रखेंगे और किस तरह के होने चाहिए, तभी उस पर कोई कमेंट किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ कह देंगे और हम उसका हो हल्ला करें, उससे काम नहीं चलेगा।
जी, अगर कोई पॉलिटिकली इसको अपने इंटेंशन उनका पॉलिटिकल है, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए सबको इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अपने वॉइस रेज़ करें, ऑपोज़िशन अपनी बात रखें और क्योंकि अब ये समय आया है कि इसको करना है। हम्म। देखिए, आप जब तक वो मतलब ये कहते रहेंगे, जब शाहबानो को केस आया तो कांग्रेस थी। इससे पहले भी जब हिंदू लॉ में जब अमेंडमेंट किया था नेहरू जी ने, तब बीजेपी ने उस टाइम बीजेपी नहीं थी, लेकिन हिंदू महासभा ने उसको अपोज़ किया था। तो अब जो है हम 2024 में आ गए हैं, 26 में आ गए हैं, तो हमें मतलब ये एक समय का मांग है कि इसको लेके आए। पर हम कैसे लेके आएंगे और किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश का जो एक डाइवर्सिफाइड कल्चर है हमारे यहाँ का, उसको भी संभालना, उसको संयोजना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है कि हम वन साइज फिट्स एवरीवन, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें उस कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए यूनिफॉर्मिटी, और यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जेंडर न्यूट्रलिटी हो, इक्वालिटी हो और जस्टिस मिले। ठीक है, मैम वापस आऊंगी जल्दी से। स्वतंत्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आपने जो पॉइंट्स रखे थे और बाकी जो चीजें निकल कर आ रही हैं, आपने कहा एक मसौदा, एक ड्राफ्ट पहले सामने आए, तब उस पर जाकर हम सारी चीजों को रख सकते हैं। जो फिलहाल यूसीसी का उद्देश्य है, एक समान अधिकार की जो आप बात कर रहे हैं, सभी के लिए कॉमन लॉ की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। मैं विपक्ष से जानना चाहूंगी कि आप लोगों का यदि कोई सुझाव हो या आप चाहते हो कि किस तरह की चीजों को ऐड ऑन होना चाहिए, एक सुझाव के तौर पर भी, होगा नहीं होगा वो कमेटी होगी, क्या चीजें वो ला रहे हैं, तब तो आपका पूरा अधिकार है उस पर सही गलत बोलने का, लेकिन कोई एक सुझाव भी हो कि जिन चीजों को रखना बेहद जरूरी होगा, कोई क्राइटेरिया उसका। जी मैम, राखी जी, मैं अपने भाजपा के मित्र को बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था और उन्होंने न जाने किस किस का नाम ले लिया। उन्होंने नेहरू जी का नाम ले लिया, अंबेडकर जी का नाम ले लिया और पता नहीं सारे हमारे बड़े पितृ पुरुषों का नाम ले लिया। और उन्होंने कहा कि ये यूसीसी के पक्ष में थे, ये उसके विरोध में थे, फलाना ढिमाका। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि वो संघ के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और संघ के बारे में बहुत जानकारी है। राखी जी, बस 2 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं एक बात रखना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने यूसीसी पर अपने क्या विचार रखे थे, उसको मैं आपके माध्यम से कोट करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा सत्येंद्र जी, मेरे प्रिय मित्र, सुने। एक व्यक्ति एक महान शख्सियत ने कहा था कि भारत जैसे विशाल देश को एकजुट रखने के लिए जबरन एक रूपता थोपने की जरूरत नहीं। उनका तर्क था समरसता और एक रूपता दो अलग अलग बातें हैं। एकता के लिए, यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी, यानी एकता के लिए एक रूपता, यानी यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी जरूरत नहीं है। हमें सामंजस्य की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में असीमित विविधताएं नहीं है, इसके बावजूद भी हमारा देश एकजुट रहा है। अब ये बात किसने कही थी, जरा आप आकलन कर सकते हैं? यह बात 23 अगस्त 1972 को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपने विचार रखे थे आदरणीय गोलवालकर जी ने। आदरणीय गोलवालकर जी ने यूसीसी का विरोध करते हुए यह कहा था कि इंडिया के लिए यूनिफॉर्मिटी से ज्यादा यूनिटी जरूरी। तो मैं आदरणीय मित्र सत्येंद्र जैन जी, संघ के बारे में आप ज्यादा ज्ञान रखते होंगे, लेकिन जरा सा ज्ञान हम भी रखते हैं। ये तो पहली बात। तो मैं चाहूंगा कि गोलवालकर जी के इस वक्तव्य का आंसर जरूर करें, क्योंकि हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं भाई। अगर नेहरू जी विरोध कर रहे होते या फिर अंबेडकर जी विरोध कर रहे होते या कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही होती तो संविधान सभा में आर्टिकल 44 में यूसीसी नहीं आता। हम आज भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मसौदा लेकर के आइए, ड्राफ्ट लेकर के आइए, हवाबाजी मत करिए। मेरे भाजपा के आदरणीय मित्र ये भी कह रहे थे कि भाई राज्य स्तर पर इसे बनाया जा सकता है। बनाइए ना भाई साहब, किसने मना किया है राज्य स्तर पे मत बनाइए? भाई साहब 25 साल से आपके देश की आप प्रदेश में आपकी सरकार है। 25 साल, 2003 से, दिसंबर 2003 से इस प्रदेश में आपकी ही सरकार है। 2026 लग गया भाई, 23 साल से हम लोग यूसीसी का वेट कर रहे हैं। अगर राज्य स्तर पर यूसीसी बनाया जा सकता था तो भाई साहब मतलब 23 साल से हम यूसीसी का वेट क्यों कर रहे हैं, हमें यह समझ में नहीं आ रहा। अब तीसरा प्रश्न, हमारा सुझाव क्या है? हमारा सुझाव, राखी जी, हमारा सुझाव क्या है? सुझाव जैसा कि आप सबने बोला, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यूसीसी आए और यूसीसी ऐसे आए जिसमें संवाद के भाव से आए, एक राजनीतिक सामाजिक संवाद के माध्यम से यूसीसी आए। इसे राजनीतिक चश्मे से बिना देखे हुए एक सोशल रिफॉर्म के पर्पज से देख करके अगर आप यूसीसी लाते हैं, इस उद्देश्य से यूसीसी लाते हैं to reform the society, not to do politics, तो कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन है। एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर लगता नहीं कि ये आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता के पक्षधर हैं, जो अंडमान निकोबार में कर रहे हैं।
ये जो छतरपुर पन्ना में कर रहे हैं, जिस प्रकार से आदिवासियों को उनका नाम छीनकर ये वनवासी कहना शुरू कर चुके हैं। हम सिर्फ इतना चेताना चाहते हैं, वार्निंग इसे कहते देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता पर, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की सांस्कृतिक विशिष्टता पर, उनकी सांस्कृतिक पहचान पर, उनकी सांस्कृतिक धरोहर पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी। ये ध्यान में रखें, भारतीय जनता पार्टी खूब ले आए यूसीसी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है। हाँ सत्येंद्र जी, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए, मैं सब सारे जवाब दे देता हूँ। मुझे लगता है सबसे पहले इस कांग्रेस पार्टी को पश्चाताप की अग्नि में जल करके राख होना चाहिए, पश्चाताप की हिमालय पर्वत में गल जाना चाहिए और पश्चाताप के महासागर में डूबना चाहिए। क्योंकि पूरे देश भर में 56 साल केंद्र में इनकी सरकार रही और मध्य प्रदेश में 23 साल आपकी थी, उसका हिसाब दीजिए। 23 साल की आप हिसाब दीजिए उसका। राखी जी से बुलवा लीजिए। राखी जी मुझे जवाब देने देंगे क्या? हाँ बोलिए, आप प्लीज बोलिए। डिबेट नहीं करना, मैंने बड़े धैर्य से सुना, एक एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। मैं बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी को, और मैंने जो कहा है, कांग्रेस की सरकारें रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर 46-43 साल कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और लानत है और धिक्कार है और राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि कांग्रेस पार्टी की भुजाओं में सामर्थ्य नहीं था कि यूसीसी लेके आ पाए। और मैं जो दावे के साथ कहता हूं कि जब संविधान सभा की बैठकें होती थी और जब संविधान जब हुआ तो ये जो मैंने कोट किया है, चाहे वो जेबी कृपलानी जी हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, इन सब ने यूसीसी के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेहरू जी नहीं चाहते थे। नेहरू जी मुसलमानों को एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, इसी कारण इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लीगल बता दिया, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बताया। और लानत है वो धिक्कारे, हिंदुओं को, जैनों को, बौद्धों को और सिखों को एक कानून में बांटा। और कानून क्या क्या लेके आए? हिंदू कोड बिल। कौन कौन से? हिंदू विवाह अधिनियम 1956। अरे भैया, हिंदू विवाह अधिनियम लाए हो 1956, सबके लिए आना चाहिए था। मुस्लिम विवाह तो, लेकिन वहां पर शरिया कानून लगा दिए गए, यहाँ हिंदुओं का हिंदू कानून नहीं लगाया। और जैनों को भी हिंदू, बौद्धों को भी और सिखों को भी, यहाँ सबको एक कानून में कहते हैं। और फिर कहते हैं नहीं, बौद्ध अलग हैं और जैन अलग हैं और सिख अलग हैं। वो तो बाहर में तोड़ने का काम भी कांग्रेस पार्टी करती है। हिंदू उत्तराधिकार कानून है अधिनियम 1956, अगला है। ठीक है सत्येंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है जो एक सुझाव विपक्ष दे रहा है या जो अपनी बात लेकर आए हैं उस पर एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। हाँ, आप 5 सेकंड और लीजिए, 5 सेकंड और दीजिए, मुझे समाप्त करने दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी तोड़ने में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी तभी एक कानून ला सकती थी जो यूसीसी आज हम सब जगह लेके आ रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना, गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश, वो ऐसे अनेक राज्य आने वाले, उत्तर प्रदेश, और तो ये सारे राज्यों में हम लेके आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। इन सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई और आज ये बात कर रहे हैं। सुनो स्वतंत्र जी, सुन लीजिए, आप लोगों को तो पश्चाताप की अग्नि में क्यों बनाया आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को? क्यों आपने अधिकृत मान्यता दी? अंग्रेजों ने बनाया था। भाई साहब यहाँ मिसकोट मत करिए, सुनिए, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। मुस्लिम 1936 में अंग्रेज बन गए थे। आप तो पानी दे पाएंगे कि नहीं बताइए पहले, पेपर लीक रोक पाएंगे कि नहीं पहले ये बताइए। आप लोग पेपर लीक रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे पहले ये बताइए। आप लोग पानी नोट दे पाएंगे, बाद में यूसीसी की चर्चा कर लीजिए। ठीक है, चलिए, एक बात तो तय हो गई है, कमेटी बन गई है, यूसीसी को लागू करने की तैयारी है, मसौदा बन के आने दीजिए, तब मुझे लगता है जो पॉइंट्स रखे जाएंगे, जो एक क्राइटेरिया तय किया जाएगा, तब हम चर्चा में बैठेंगे। झगड़िए मत, चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या शैनी जी, समय हो गया, मैम वापस नहीं आ पाऊंगी। देखिए, एक सुझाव प्रक्रिया जारी हो गई है, यूसीसी की तैयारी है, पक्ष विपक्ष हैं, ये कभी कोई भी सरकार कुछ अच्छा लाए तो उसका कभी कहाँ एकदम सीधे से स्वागत करते हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है हम स्वागत करते हैं, लेकिन मसौदा ड्राफ्ट पहले बनाइए, क्या पॉइंट्स रख रहे हैं तब उस पर कमेंट करेंगे और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए कब तक ये सारी चीजें सामने आती हैं और कितने वक्त में ये इंप्लीमेंट हो पाता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।